हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आप सभी के भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाइए, यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आइए। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में तो हमने फर्स्ट पार्ट का देख ही रखा है, बाकी एक वीडियो में पूरा लाएंगे। बट आज के इस वीडियो में पूरे फिजिक्स में पूरे के पूरे भैया बुक से बात करें, पूरे जितने चैप्टर हैं सारे के सारे चैप्टर के मिला के जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वो भी प्रीवियस ईयर में जो रिपीटेड हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं भैया, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा लाजवाब रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे एकदम गिने चुने वाले प्रश्न हैं जो आपके विगत ईयर भाई परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं भैया, और आपको बाद में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है ना भैया, ये आपको भी बताना है कि आपके यहां से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है। ठीक है भैया, चाहे वैद्युत क्षेत्र बोलेगा या बोलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विकल्प आपके सामने है बच्चों कि न्यूटन प्रति मीटर, या फिर भैया कूलाम प्रति न्यूटन, या न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर बच्चों जूल प्रति न्यूटन। तो भैया देखिए, ऐसे तुक्का तो चलने वाला है नहीं कि आप तुक्का मारो, यह हो सकता है सही हो जाए, बट तुक्का हमेशा थोड़ी ना सही होगा। तो अगर आप देखिए प्यारे बच्चों, एक फार्मूला होता है E बराबर एफ अपान क्यू या क्यू नॉट। ठीक है भैया, ये फार्मूला होता है। और जहां पे अगर हम बात करें, एफ क्या है भैया, बल है, और बल का मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है, न्यूटन होता है। और उसके बाद भैया नीचे क्यू है, क्यू बोले तो आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है बबुआ, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये बताइएगा ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें न्यूटन प्रति कूलाम है। तो हम कहेंगे भैया ग वाला, न्यूटन प्रति कूलाम जो गा वाला है भैया, यही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे आज मौसम बेईमान है बड़ा, आपकी तरफ कैसा है बताइएगा। हमारे तरफ तो बेईमान है, सुबह बारिश भी हुई, मौसम एकदम ठंडा ठंडा है। चलिए अगला क्वेश्चन भैया कि निर्वात की वैद्युतशीलता का क्या मात्रक है। और प्यारे बच्चों, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान देना। निर्वात की जो वैद्युतशीलता है इसका क्या मात्रक होता है, बोले तो म्यू नॉट जिसको कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। विकल्प है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर भैया न्यूटन प्रति कूलाम, या मेरे प्यारे रसगुल्लों क्या होगा, न्यूटन वोल्ट मीटर स्क्वायर। तो भैया क्या हो जाएगा, आपको कूलाम का नियम पता है ना भैया, कूलाम का नियम मालूम है क्या होता है भैया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद भैया Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये होता है। बट अगर एक चीज ध्यान देना, मात्रक में भैया 1/4 पाई से कुछ लेना देना है नहीं अपने को। अगर म्यू नॉट यहां ले जाएं तो देखिए, म्यू नॉट अगर भैया यहां पर ले जाएं तो भैया ये पूरा नीचे आ जाएगा, ऊपर केवल और केवल Q1 Q2 बचेगा, और नीचे F इंटू आर स्क्वायर। क्योंकि मात्रक निकालते वक्त भैया ये 4 पाई वगैरह, 2 पाई हो, 4 पाई हो, ठीक है, पाई बाई 2 हो, इनसे कोई मतलब होता नहीं। तो अगर यहां से देखें भैया, कूलाम है दो, मतलब एक बार भाई Q1 है, एक बार Q2, तो भाई चाहे Q1 हो, चाहे Q2, चाहे Q3, तो भैया इस वाले भी आवेश का मात्रक कूलाम, इस वाले का भी कूलाम। और नीचे क्या है भैया, बल का मात्रक न्यूटन। और प्यारे बच्चों ये आर क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ऊपर देखें क्या बना है, तो ऊपर बना है भैया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऐसा कोई मात्रक आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो हम कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है, वो भी भैया खा वाले में। किसमें बच्चों, खा वाले में। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, खा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, आगे चलते हैं बबुआ।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इसको भी अपन मोस्ट इंपोर्टेंट कहेंगे, याद रखना भैया। कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। आपके विकल्प हैं वेबर, या फिर भैया वोल्ट प्रति मीटर, या फिर प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर, या फिर न्यूटन प्रति कूलाम। अब ध्यान से समझिएगा भैया, फाई बराबर क्या होता है, E इंटू का ए, ये होता है, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स के बराबर, ठीक है, फाई ई से दर्शाते हैं, ई यहां पर होता है। तो अगर आप देखें ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर क्या होता है भैया, तो इसके बराबर होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अभी आपने मात्रक देखा, ध्यान से समझिएगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा। और ये भैया आपका रहेगा, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, यहां से एक मीटर ले लो तो हम ये कह सकते हैं न्यूटन मीटर होगा, और यहां पे भैया और ये कूलाम होगा, ठीक है, और यहां पे एक मीटर स्क्वायर बचा हुआ है। और न्यूटन मीटर किसका होता है, तो भैया W बराबर F इंटू एस होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन, भाई एस विस्थापन है, इसका मीटर, तो इसके स्थान पे हम W लिख सकते हैं। W का भैया मतलब क्या है, ऊर्जा कहो कार्य कहो, तो कार्य का मात्रक जूल, तो ये जूल हो जाएगा और नीचे कूलाम हो जाएगा। और यहां पे ये मीटर अकेले, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर अकेले बच गया है। अब जूल प्रति कूलाम, जूल किसका है भैया, कार्य का मात्रक, ठीक है, कार्य का। उसके बाद कूलाम किसका, क्यू का। इसके बराबर होता क्या है, तो भैया V होता है। V का मतलब क्या है, विभव, तो इसके स्थान पे विभव का मात्रक भैया पूरा का पूरा अपन वोल्ट लिख देंगे, और ये मीटर। तो यहां से निकल कर अपना जो मात्रक आया वो आ गया प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर। तो भैया हमने पूरा एकदम तोड़कर बता दिया है, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन भी हो तो आप इस तरह से निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है भैया। तो ये मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है और बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। देखिए कह रहा है एक बंद पृष्ठ है और इसके भीतर n ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव का मतलब जिसके द्विध्रुव हैं, ठीक है भैया। जैसे इस स्थान पे क्या है, माइनस क्यू है और इस स्थान पे प्लस क्यू, तो माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर के ये बना हुआ है, ठीक, ये इससे बना हुआ है। अब बोल रहा है कि भैया बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, 2q अपान एप्सिलॉन नॉट, या फिर -2q अपान एप्सिलॉन नॉट, या फिर शून्य। प्यारे बच्चों द्विध्रुव में भैया अगर हम बात करें तो पूरा अगर कुल आवेश निकालना हो, ठीक है, या कुल आवेश निकालना हो प्यारे बच्चों, तो कुल में ये -q और +q ऐड हो जाता है, तो भैया ये 0 हो जाएगा। तो ये जब 0 हो जाएगा तो जो वैद्युत फ्लक्स है बबुआ वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों फ्लक्स कितना होगा भैया, तो 0 होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि L भुजा के एक घन के केंद्र पर, ठीक है, L भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश +q रखा गया है, तो घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। विकल्प आपका है q अपान एप्सिलॉन नॉट, q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, या फिर 6q अपान 12 एप्सिलॉन नॉट, या फिर भैया q अपान 6 L स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे रसगुल्लों, भैया एक घन बनाया गया है तो अपन घन बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भैया हम एक घन का निर्माण कर लेते हैं, ये, और इसके केंद्र पर कह रहा है कि भैया यहां पर कोई एक आवेश रखा है प्यारे बच्चों। देखिए ये L भुजा है इसकी और आवेश यहां पे +q आवेश रखा गया है।
तो कह रहा है कि किसी एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो प्यारे बच्चों जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई ई बराबर कितना, भैया भुजाएं कितनी होती हैं घन में 6। कैसे, एक सामने हो गया आगे, एक पीछे 2, एक दाएं मतलब एक दाएं और एक बाएं, तो भैया कितना 4। इसी तरह से एक ऊपर और एक नीचे, यानी एक जैसे बंद कमरा है तो इस बंद कमरे में कितने भैया फलक हैं 6। तो यहां पर प्यारे बच्चों वही आगे 1/6 लग जाता है और Q/ε0। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा 1/6 और ε0, Q/ε0 किसमें है, यानी इसको मिलाकर लिखेंगे तो Q/6 ε0। ऐसा कहां पर दिख रहा है, तो प्यारे बच्चों पहला नहीं है, दूसरा है भैया, दूसरा हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान से समझना। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, विकल्प आपका है जूल प्रति कूलाम। क्या है, जूल प्रति कूलाम, या फिर जूल कूलाम, या फिर भैया कूलाम प्रति जूल, या फिर प्यारे बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम। अब भाई विभव पूछ रहा है ना, तो भैया V बराबर W/Q होता है। ठीक है, ये या Q0 लिखिए। अब यहां पे भैया अगर हम बात करें तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। ऐसा विकल्प कहां दिख रहा है, तो भैया पहले में ही है प्यारे बच्चों, जूल प्रति कूलाम। तो ऑप्शन जो आपका का है, यानी विकल्प जो का है भैया वही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, देखते चलिएगा भैया। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि चांदी का परावैद्युतांक, यानी बोले तो के क्या है, परावैद्युतांक। तो चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो भैया चांदी का परावैद्युतांक क्या होगा, के बराबर 0, या फिर के बराबर +1, या फिर के बराबर -1, या भैया के बराबर इनफाइनाइट। तो प्यारे बच्चों चांदी का जो परावैद्युतांक होता है इनफाइनाइट होता है, ये हमने कई बार बताया है आपको। ठीक है, नहीं भी याद है कोई बात नहीं, याद रखना कि चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अनंत होता है। अगला क्वेश्चन भैया कह रहा है कि वैद्युत धारा घनत्व, यानी जिसको धारा घनत्व कहिए या वैद्युत धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व J तथा अपवहन वेग, या जिसको अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं V/D में संबंध क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन भैया आपका पहला है कि J बराबर NeV/D, J बराबर NE/VD, J बराबर फिर यहां पे V0 E/N, या फिर J बराबर NeV/D²। तो आपको संबंध बताना है भैया कि जो धारा घनत्व तो J है और अनुगमन वेग V/D है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो प्यारे बच्चों J बराबर फार्मूला सबसे पहले देखेंगे I/A, ये आपका मेन फार्मूला होता है। ठीक है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो धारा प्रवाहित होती है भैया वो क्या है, धारा घनत्व। बट एक चीज हमको ये भी मालूम है प्यारे बच्चों कि भैया जो I बराबर होता है वो NeAV/D होता है, और अपान नीचे A हो जाएगा भैया। तो अगर हम A से A काट देंगे बच्चों तो J बराबर NeV/D। तो ऐसा भैया ऐसा सीन आपको कहां दिख रहा है, J बराबर NeV/D आपको इसमें कहां दिखाई पड़ रहा है। तो भैया नोटिस करिएगा J बराबर NeV/D। तो प्यारे बच्चों ये तो पहला ही विकल्प सही हो जा रहा है। कौन सा विकल्प भैया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए नहीं है भैया, मतलब का है। ठीक है, याद रखना। चलिए इसको देख लीजिए भैया। आगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, कह रहा कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, हमने बोला ना कि सारे क्वेश्चन एकदम गिने चुने वाले रखे गए हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है,
आपके सामने विकल्प है भैया ओम मीटर, ठीक है ना। यहां पे ओम मीटर करके 1 है, या फिर मतलब देखिए यहां पे ऑप्शन गलत लिखा है भैया सब में, ये ओम मीटर इनवर्स 1 है, ये ओम इनवर्स 1 या यानी जिसको प्रति ओम कहते हैं, ठीक है, यानी ओम प्रति मीटर कहो या फिर प्रति ओम मीटर, या फिर भैया ओम मीटर इनवर्स, ठीक है, यानी ओम प्रति मीटर या फिर ओम मीटर, ठीक, ये होगा। सब में इनवर्स आगे लिखा है तो भैया गलती हो गई है इसमें प्रिंटिंग में। चलिए तो भैया इसको बताना है आपको, विशिष्ट प्रतिरोध प्यारे बच्चों रो बराबर क्या होता है भैया RA/L, ये आपका मेन फार्मूला हो जाता है। अगर हम देखें तो भैया R क्या है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक प्यारे बच्चों ओम, ए क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, नीचे L क्या है लंबाई, लंबाई का मीटर, तो यहां से मीटर हो गया भैया, 1 मीटर से 1 मीटर काट दो प्यारे बच्चों ओम मीटर। अब ओम मीटर किसमें है, कौन सा विकल्प है, तो भैया साफ साफ दिखाई पड़ रहा है घा वाला, यानी यही क्या हो जाएगा भैया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है ना। आई बात समझ में। चलिए भैया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, मजा आ रही है ना, हाँ, और मजे में ही पढ़ाई करना है भैया, तभी हाँ जिंदगी में कहते हैं ना कि असली आनंद तभी मिलेगा। अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं बोझ समझते हैं, अरे भाई किसी का क्या जाएगा, आप घर वालों को धोखा दे रहे हो। अगर आप सोचते हो कि घर वाले नहीं जानेंगे, क्या मतलब है, उनको देखकर बस यूं किताब लेके बैठे रहो, वो बगल हुए आप फोन में लग जाओ, तो आप खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ना कि उनकी। इसलिए इस बात को ध्यान देना, ठीक है ना, लगन के साथ आपको पढ़ाई करनी है। भैया क्वेश्चन है, एक तार को खींचकर लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसकी प्रतिरोधकता का जो मान है वो क्या हो जाएगा। विकल्प है प्यारे बच्चों 4 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, या फिर अपरिवर्तित, मतलब कुछ नहीं बदलेगा। चलिए भैया हम देख लेते हैं। तो देखिए जब भी प्रतिरोध कोई नया, देखिए इसकी प्रतिरोधकता का मान, ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक तार को खींचकर दोगुनी लंबाई तक कर दिया जाता है, तो इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी। अब एक चीज ध्यान देना, अगर इसी में पूछता भैया प्रतिरोध क्या होता, तो प्रतिरोध के लिए बच्चों जैसे नया प्रतिरोध बराबर होता है लंबाई जो गुना गुनी हो उसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कर देते, और पुराना प्रतिरोध R, तब अगर करते तो भैया ये डायरेक्टली 4R हो जाता, मतलब 4 गुना। लेकिन यहां पर पूछा है इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी। तो एक चीज ध्यान देना प्यारे बच्चों, जो प्रतिरोधकता है भैया, अगर लंबाई मतलब प्रतिरोध पूछता तो 4 गुना पहला विकल्प सही हो जाता, लेकिन प्रतिरोधकता लंबाई पर नहीं निर्भर करता है, ठीक है, यानी प्रतिरोधकता का मान पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी किस चीज का पदार्थ बना हुआ है, यानी किस पदार्थ का तार बना हुआ है उसके प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो प्रतिरोधकता भैया अपरिवर्तित रहेगा प्यारे बच्चों, यानी इसमें बदलाव नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हमने बताया ना, इसको भाई गलती में तुक्का मत मार देना कि 4 गुना, नहीं भैया प्रतिरोधकता पूछा है, इस हिसाब से अपरिवर्तित होगा। देख लीजिए जल्दी से। हो गया ना, आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कह रहा किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, यूं लो क्वेश्चन आ गया ना, अभी जिसके बारे में हमने बात किया वो आ गया, ठीक है। कह रहा किसी तार की जो प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करती है, तार की लंबाई पर, तार के प्रतिरोध पर, तार के पदार्थ पर, या फिर भैया तार की मोटाई पर। तो प्यारे बच्चों अभी हमने आपको समझाया जो प्रतिरोधकता होता है ना, वो भैया चालक के मतलब जो पदार्थ होता है उसकी प्रकृति पर, तो तार के पदार्थ पर निर्भर करेगा, ना कि लंबाई मोटाई प्रतिरोध पर। याद रखना, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भैया कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है किसके संरक्षण पर आधारित है। तो जो किरचॉफ का भैया जो वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम है भैया, 2 नियम है, उसमें कह रहा है कि जो प्रथम नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है। विकल्प है ऊर्जा, दूसरा है संवेग, तीसरा है आवेश,
और चौथा है द्रव्यमान। तो प्यारे बच्चों, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और एक चीज ध्यान देना भैया, जो द्वितीय नियम होता है, प्रथम नियम बता दिया, मान लिया आपके पेपर में आ गया द्वितीय नियम, तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है, जिसको वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम या लूप का नियम बोलते हैं, तो भैया जो द्वितीय नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण। तो भैया दोनों नियम याद रखना। पहला नियम तो बता दिया भैया आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है ना, चलिए देख लीजिए भैया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यह भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु में भुजा Q व S के प्रतिरोध को परस्पर बदल दिया जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप जो R भैया R क्यों है वो RS के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सही कौन सा हो जाएगा, सेतु संतुलित नहीं रहेगा, सेतु अभी भी संतुलित रहेगा, या फिर कह रहा है धारामापी शून्य विक्षेप देगा, या फिर संतुलन के लिए धारामापी व सेल को परस्पर बदलना पड़ेगा। तो अगर भैया हम प्रतिरोध की स्थितियां बदल देंगे तो ऐसे केसेस में प्यारे बच्चों बस एक ही समस्या होगी, व्हीट स्टोन सेतु संतुलित नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि संतुलन की जो अवस्था होती है P/Q बराबर R/S, स्थितियां बदलने पर भैया सेतु संतुलित नहीं रहेगा, ये संतुलन की अवस्था होती है, याद रखना। ठीक है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा, सेतु संतुलित नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा भैया, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है आपको बताना है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर वेबर प्रति मीटर, या फिर भैया वेबर मीटर, या फिर वेबर, आपको बताना है। तब तक हम थोड़ा पानी पी लें, दिमाग लगाइए कौन सा सही है। हाँ जी, बताइएगा कौन सा सही होगा कि भाई चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है कि वेबर प्रति मीटर है कि वेबर मीटर है या कि वेबर है। तो भैया कौन सा सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहला एकदम सिंपल सा है, इसमें उलझने की जरूरत ही ना है। अगला क्वेश्चन, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये कई तरीके से पूछता है। ये कह रहा है कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कि पावर में माइनस का 1/2, यहां पे माइनस लिखा है आपको दिख नहीं रहा होगा, माइनस में 1/2 का मान क्या है, 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, या फिर भैया 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे ये म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के मतलब पावर में माइनस का 1/2 दिया है, इसका मतलब ये है 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के घात में 1/2। ठीक है, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तभी माइनस, और इसका मतलब लिखा है कि 1/रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसके बराबर बच्चों c होता है। c क्या है, प्रकाश की चाल, और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये चीज भैया वन शॉट में भी हमने अच्छे से समझाया है। ठीक है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाले चैप्टर में, ठीक, याद रखना। तो इसके बराबर c होता है, c प्रकाश की चाल, कभी कभार फार्मूले में पूछ लेगा c क्या है, ठीक, याद रखना, प्रकाश की चाल। तो इसके बराबर अगर c होता है तो c प्रकाश की चाल है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और इस हिसाब से हमारा विकल्प ख वाला हो जाएगा। तो भैया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आई बात समझ में, चलिए देख लीजिए भैया, आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि आवेश क्यों चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश
v चाल से प्रवेश करता है, तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल क्या होगा। अब देखिएगा भैया, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बस थोड़ा समझना है। कह रहा कोई आवेश क्यों है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश v चाल से ज्ञात करना। बस इसी पॉइंट को पकड़ना, अनुदिश, ठीक है, अनुदिश चलता है। अनुदिश का मतलब होता है भैया समांतर, ठीक है। समांतर का मतलब थीटा बराबर, भाई थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है, यहां मिल गया। अब आपको बताना है कि बल क्या होगा, तो भैया कह रहा है क्यू वीबी बाई 2 या फिर क्यू वीबी या फिर भैया 2 क्यू वीबी या फिर शून्य। तो प्यारे बच्चों हमने बताया समांतर, और समांतर में भैया अनुदिश का मतलब समांतर, और यहां पे इस थीटा बराबर 0 रखते हैं, तो बल F बराबर क्यू वीबी साइन थीटा होता है, और थीटा के स्थान पर 0 डिग्री रख दीजिए, तो F बराबर क्यू वीबी और साइन 0 अंश का मान भैया 0 हो जाता है। तो प्यारे बच्चों F का जो पूरा मान होगा वो 0 हो जाएगा, तो आपका जो विकल्प होगा ना भैया शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की इसमें कोई जरूरत है नहीं। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता में वृद्धि कैसे की जा सकती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कई बार पूछा गया है, 24 में ही आया है, 25 में भी आया है इससे संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये हमारा क्वेश्चन है। विकल्प है कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर और कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर। अगला है कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर और चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर। तो चल कुंडली धारामापी का भैया पूरा सिद्धांत, क्रियाविधि, पूरी संरचना में सुग्राहिता सब कुछ बताया है। तो भैया सुग्राहिता में वृद्धि तभी होगी जब कुंडली का जो क्षेत्रफल है भैया, क्षेत्रफल के मान में वृद्धि हो जाएगी। तो क्षेत्रफल में अगर वृद्धि होगी तो सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। चलिए देख लीजिएगा, हो गया ना, बस देखते चलिए आप, मजे में बस सीखते चलिए, ठीक है, और हमारे साथ टिक करते चलिए। इससे आपका जो आईक्यू लेवल है ना वो एकदम बूस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और चीजें आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी और आप एग्जाम में झंडा गाड़ के आओगे, ठीक है, टॉपर की लिस्ट में आपका नाम होगा। आगे देखते हैं कि वह कौन सा पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। अब भैया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है वो कौन सा। प्यारे बच्चों हमने आपको वन शॉट में चुंबकत्व तथा द्रव्य वाले में बताया है कि जब किसी पदार्थ को ठीक चुंबक के करीब ले जाने की तो विपरीत दिशा में अगर वो भाई क्या करता है यानी प्रतिकर्षित होता है, ठीक, उसमें मैग्नेटिज्म का गुण ना हो, चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करे, तो भैया वो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। विकल्प देखते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, ये सभी। तो भैया सीधी सी बात है प्रतिचुंबकीय, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। आगे कह रहा है कि लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार इनमें क्या सत्य है, बताइएगा भैया। तो जो लेंज का भाई नियम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार, इसमें कौन सा सही है, या यूं कह सकते हैं लेंज का नियम किसके संरक्षण पे आधारित है। पहला है भैया आवेश के संरक्षण पर, दूसरा चुंबकीय फ्लक्स के संरक्षण पर, तीसरा है ऊर्जा के संरक्षण पर, और चौथा है संवेग के संरक्षण पर। बताइएगा, 1 मिनट भाई कॉल। ठीक है, एक क्लास के टाइम में कोई कॉल ना किया करो, जिनके पास भी हमारा नंबर है, याद रखना, ठीक है ना, ये गलत बात है। तो भैया बताना है कि लेंज का नियम हमने बताया ना, ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है कि लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार इनमें क्या सत्य है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है। तो विकल्प है आवेश का संरक्षण, चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, या फिर भैया संवेग का संरक्षण। तो लेंज का जो नियम है प्यारे बच्चों वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ना। चल तो ये विकल्प जो गा है भैया सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मेरे प्यारे रसगुल्लों ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता कैसे चलता है।
भाई लेंज के नियम द्वारा, या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, या फिर बायो सेवर्ट के नियम द्वारा, या फिर एम्पियर के नियम द्वारा। तो भैया प्रेरित वैद्युत धारा की जो दिशा है वो लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं, याद रखना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए, जो एलसीआर सर्किट है, तो एलसीआर परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कलांतर क्या होगा? विकल्प है पाई, या पाई बाई 2, या पाई बाई 4, या फिर शून्य। तो प्यारे बच्चों देखिए, कलांतर होता है भैया tan फाई बराबर XL माइनस XC अपान R। किसके लिए? एलसीआर सर्किट के लिए। और एलसीआर सर्किट के लिए भैया ध्यान देना, यहां पर अनुनाद की स्थिति में जो XL माइनस XC का मान है वो 0 हो जाएगा और नीचे R, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो भैया जो कलांतर आया प्यारे बच्चों वो शून्य आ गया। तो विकल्प कौन सा है भैया? घ। ठीक है, एलसीआर सर्किट के लिए अनुनाद की स्थिति में वोल्टता और धारा के बीच, यानी धारा और वोल्टता के बीच कलांतर जो होगा वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए इसको भी देख लीजिए भैया। हो गया ना? आगे चलिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, तो भैया क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। विकल्प है हमारा स्थिर आवेश द्वारा। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, विगत ईयर के क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 बार दिखाई दिया था ये। तो स्थिर आवेश द्वारा, या नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, या त्वरित आवेश द्वारा, या फिर आवेशहीन कण द्वारा। तो जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है प्यारे बच्चों, वो त्वरित आवेशित कणों के द्वारा ही भैया उत्पन्न होती हैं। तो त्वरित आवेश द्वारा हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे देखिएगा, कह रहा है कि जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है। ठीक है, निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा, चाहे वो कांच हो चाहे जल हो। ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो कह रहा है कि प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कौन सा जो इनमें गुण है वो नहीं बदलेगा। विकल्प है तीव्रता, अगला है भैया चाल, तीसरा है आवृत्ति और चौथा है तरंग दैर्घ्य। तो भैया जब प्रकाश, जैसे कोई एक माध्यम यहां से है, ठीक है, यहां पे एक माध्यम है भैया, और यहां से प्रकाश इसमें आ रहा है, तो भैया जैसे इसमें अगर प्रवेश कर रहा है प्रकाश, तो कह रहा है कि किसमें परिवर्तन नहीं होगा? तीव्रता में, चाल में, आवृत्ति में, तरंग दैर्घ्य में। तो भैया प्रकाश की जो आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी होगी प्यारे बच्चों, वो नहीं बदलेगी। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता में भी परिवर्तन आ जाएगा, चाल भी बदल जाएगा। ठीक है, तरंग दैर्घ्य में भी परिवर्तन हो सकता, बट आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? F बराबर R होता है, या फिर भैया F बराबर 2R होता है, या R बराबर 1/F, या फिर 2F बराबर R। तो देखिए अगर फोकस दूरी F है, वक्रता त्रिज्या R, तो भैया F बराबर होता है R/2, यानी फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है फोकस दूरी। ठीक है भैया, तो याद रखना इस हिसाब से अगर देखें तो ऐसा कोई विकल्प है R/2। ठीक, F बराबर R/2 कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको भैया हम क्रॉस गुणा करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं, F बराबर मतलब R बराबर 2F लिख सकते हैं। R बराबर 2F अब तो दिखाई दे रहा होगा कहीं, R F बराबर R नहीं है, F बराबर 2R नहीं है, और R बराबर 1/F ये भी नहीं है, 2F बराबर R। तो भैया R बराबर 2F बोलिए या 2F बराबर R बोलिए, आगे पीछे चाहे जो हो यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि F फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2F फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी कभार भैया इसको पूरे न्यूमेरिकल में ही पूछ लेता है।
2 नंबर में, याद रखना। तो आपको बताना है भैया, क्या बोला है कि f फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है और एक 2f फोकस दूरी वाला अवतल लेंस है, करीब रखा गया है संपर्क में। तो संयुक्त जो लेंस की भैया, इन दोनों को मिलाकर जो लेंस की फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी? विकल्प माइनस का 2f या फिर प्लस का 2f या फिर भैया प्लस का 3f या मेरे प्यारे रसगुल्लों प्लस का 2f/3। देखिए भैया, एक फोकस दूरी तो क्या बोल रहा है, केवल f है, f1 का मान, f2 का मान भैया माइनस का 2f, ठीक है, क्योंकि एक उत्तल लेंस है, ये दूसरा अवतल। तो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो भैया इस हिसाब से 1/f बराबर 1/f1 के स्थान पे f, और ये भैया माइनस में हो जाएगा, ठीक है, 1/2f, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा भैया, ठीक, क्योंकि ये वाला माइनस यहां लगा दिया है। तो 1/f बराबर यानी 1 ये f बराबर क्या हो जाएगा, अगर नीचे देखें भैया तो नीचे इनका एलसीएम देखिए, अगर मान लेते हैं एलसीएम नहीं लेना आता तो ऐसे कर लीजिए 2f माइनस f, और नीचे क्या है भैया 2f स्क्वायर। तो 1/f बराबर, तो भैया 1f, ठीक है, 2f में 1f घट गया भैया, केवल f बचा, नीचे 2f स्क्वायर, तो 1f से 1f काट दीजिए। तो अगर क्रॉस गुणा करेंगे तो f बराबर केवल और केवल 2f आया, ठीक है, 2f आया। किसमें है, माइनस का 2f नहीं होगा, प्लस का 2f, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्लस में 2f है प्यारे बच्चों, तो जो खा विकल्प हो जाएगा वही सही विकल्प हो जाएगा, याद रखना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भैया ये भी। हो गया, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं भैया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का जो विचलन है वो अधिकतम होता है, ठीक है। जैसे प्रिज्म से, भाई प्रिज्म है और प्रिज्म से आप श्वेत प्रकाश को यानी सूर्य प्रकाश को गुजार रहे हो, ठीक है भैया, ये कोई लाइट सोर्स है और यहां से भैया प्रकाश को गुजार रहे हो, तो जब प्रकाश कह रहा है कि भैया विक्षेपित होगा इधर 7 रंगों की जो पट्टी बनाता है, ठीक है, हो गया कि नहीं, ज्यादा भी हो गया, कोई दिक्कत ना, बस इतना समझिए। तो यहां पे कह रहा है इनमें कौन सा होगा, ठीक है। तो भैया रंगों का जो क्रम होता है वो होता है विबग्योर, क्या होता है, विबग्योर, ठीक है। और सबसे ज्यादा भैया कौन सा विचलित होगा, याद रखना, सबसे नीचे तो भैया ये होता है V और सबसे ऊपर R। सबसे कम लाल रंग का विक्षेपण होता है और सबसे अधिक बैगनी रंग का। तो इसमें पूछा है किस रंग का विचलन अधिकतम होता है, विकल्प है लाल, बैगनी, नीला, हरा। तो प्यारे बच्चों बैगनी रंग का जो विचलन है ना भैया वो सही हो, मतलब सबसे ज्यादा होगा। तो बैगनी रंग का विचलन अधिकतम, अगर भाई सबसे कम पूछता लाल रंग का, लेकिन अगर यही तरंग दैर्घ्य पूछ लेता तब तरंग दैर्घ्य लाल का अधिक हो जाता, बैगनी का कम हो जाता। लेकिन अगर विचलन पूछे, वर्ण विक्षेपण पूछे, तो बैगनी का ज्यादा होगा, लाल का कम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोटॉन का संवेग क्या होता है, फोटॉन का संवेग क्या होता है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। फोटॉन का संवेग क्या है, h, यहां v लिखा है, न्यू होता है आवृत्ति, h न्यू अपान सी स्क्वायर या h न्यू या फिर h न्यू अपान सी या लेमडा अपान h। तो प्यारे बच्चों h न्यू अपान सी होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी हालांकि भैया लास्ट में तो हमने बताया है नहीं, फिर भी याद रखना, ठीक है। अगर आपने कहीं से पढ़ा है तब तो ठीक है, नहीं तो बताएंगे ही ये सारी चीजें, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। चलिए भैया आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, या जिसको दे ब्रोगली बोलते हैं या डी ब्रोगली, चाहे जो लिखो। तो भैया कह रहा है कि यदि तरंग दैर्घ्य मतलब कण का संवेग दुगुना कर दे तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा या फिर आधी। तो प्यारे बच्चों डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर h अपान, ध्यान देना p होता है, एक फार्मूला ये, ठीक है, और p का मान ही यही संवेग जो है वो दोगुना कर देना है। अगर भैया लेमडा बराबर ये h अपान, यहां पे ध्यान दो 2p लिख देंगे, और h अपान p के बराबर तो लेमडा होता ही है,
तो ये हो जाएगा 1/2 लेमडा। तो जो भाई तरंग दैर्घ्य हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। तो भैया जो घ वाला विकल्प है प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक कौन है। ठीक है, इनमें से सम न्यूट्रॉनिक जो जोड़ा है कौन सा है। तो भैया विकल्प पहला है यानी कार्बन के एक भैया दिया गया है, समझ मतलब कार्बन दिया है और ऑक्सीजन, इसमें कार्बन नाइट्रोजन, और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन। अब ऐसे में भैया बात ये होती है कि हम पहचानेंगे कैसे सम न्यूट्रॉनिक। देखिए सम न्यूट्रॉनिक ऐसे पदार्थ जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, और न्यूट्रॉन की संख्या तभी निकलती है प्यारे बच्चों जब क्या होता है भैया, परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटाओ। अगर देखिए भाई 14 में से आप 6 घटाओ तो इसमें जो न्यूट्रॉन निकलेगा कितना, तो भैया ये 8 हो जाएगा, और 18 में से 8 घटाओ तो न्यूट्रॉन कितना 8 हो जाएगा। तो इसमें न्यूट्रॉन 8 है। इसमें भैया अगर ध्यान दो तो प्यारे बच्चों इसमें 14 में से 6 गए 8, और इसमें 14 में 7 गए 7, तो इसमें न्यूट्रॉन 8 और 7 हो गया। इसमें देखिएगा 14 में से 6 गए तो 8 हो गया, और इसमें 17 में से 8 गए तो 9 हो गया। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें देखिए भैया 14 में से 6 गए 8, और उसके बाद 13 में से 7 गए वो कितना 6, n बराबर 6। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी हमने आपको क्या बताया, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिएगा विकल्प जो आपका का है, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन, इसमें भी 8, लेकिन उसमें 8 था 7, इसमें 8 था 9, इसमें 8 है 6। तो सभी में भैया न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो भिन्न भिन्न आ रही है, बट ये जो पहला वाला विकल्प है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर आ रही है। तो इस लिहाज से हमारा पहला विकल्प यानी का वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन कि दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में एक्स है क्या है। तो भैया एक रिएक्शन मतलब एक ये नाभिकीय अभिक्रिया है। ठीक है, जिसमें भैया ये हीलियम का नाभिक नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे जुड़ रहा है, और उसके बाद भैया नाइट्रोजन यहाँ 7 होगा, गलत प्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ 7 होगा, तो भैया यहाँ 7 होगा। ठीक है, और ये भाई क्या है, नाइट्रोजन बना रहा है परमाणु और साथ में एक्स दिया है। तो ये जो एक्स है वही पूछ रहा है, ये एक्स है क्या। एक्स किसको बताएगा, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को, ड्यूट्रॉन को। तो भैया ध्यान से समझिएगा, देखिए इतना अगर जिधर भाई परमाणु भार जितना इधर है इतना इधर भी होना चाहिए, जितना इधर यहाँ परमाणु क्रमांक है इतना इधर भी होना चाहिए। भैया ऊपर 14 और 4 जोड़े 18 आएगा तो 17, तो इसका मतलब यहां पर 1 है, और इसके बाद यहाँ पे 7 2 9 तो 8 है, तो इसका मतलब भी यहाँ पे 1 होगा। और ये 1 जो है H और यहाँ पे 1, ये किसका प्रतीक होता है प्यारे बच्चों, प्रोटॉन का होता है। किसका भैया, प्रोटॉन का प्रतीक होता है। तो भैया कौन सा विकल्प का वाला सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भैया, कह रहा है कि शुद्ध अर्धचालक को अपमिश्रित करने पर इसकी चालकता। भैया देखिए कह रहा है कि शुद्ध अर्धचालक को अपमिश्रित करने पर उसकी चालकता क्या हो जाएगी। ठीक है, यानी कोई पदार्थ है उसमें भाई कोई अन्य पदार्थ मिक्स कर दिया जाए तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, या फिर वही रहती है। प्यारे बच्चों उसकी चालकता जो है बढ़ जाएगी, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए जल्दी से इसको भी देख लीजिए। लग रहा है भाई जुकाम भी होगी, मौसम ठंडा हुआ और जुकाम दस्तक दे देगी। अगला क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है प्यारे बच्चों कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला पदार्थ या अपद्रव्य कौन सा है। विकल्प है फास्फोरस, या फिर एंटीमनी, या फिर एल्यूमिनियम, या फिर आर्सेनिक। तो पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए कौन सा अपद्रव्य मिलाएंगे। आज एक बात समझ लीजिए, जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो बात की बात है, एकदम लास्ट वाला है अर्धचालक, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां व अर्धचालक वाला है। भैया पी टाइप का अगर
ठीक, पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो प्यारे बच्चों त्रिसंयोजकता यानी 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाते हैं। 3 संयोजकता जिसकी वैलेंसी 3 हो। और एन प्रकार का यानी एन टाइप का अर्धचालक अगर बनाना है प्यारे बच्चों तब जाकर के 5 संयोजी यानी 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाते हैं। अब भैया यहां पे विकल्प, भाई यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो जिसकी संयोजकता 3 हो। तो भैया किसी पदार्थ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, किसी भी मतलब तत्व का, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, वैलेंसी उसकी। तो भैया इसमें फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक। तो प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि एल्यूमिनियम 13 होता है Al का। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 10, 3, 13, बाद में भैया 3 इलेक्ट्रॉन। और पी प्रकार बनाने के लिए 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाते हैं। जैसे फास्फोरस है तो फास्फोरस का भैया ध्यान देना, तो यहां पे 1 मिनट, हाँ फास्फोरस 15 होता है, 2, 8, 10, 5, 15, फास्फोरस 15 होता है, बाद में कितना है 5, लेकिन 5 कब मिलाया जाता है, जब एन टाइप का बनाते हैं। ठीक, तो याद रखना यहां पी टाइप पूछ रहा है। इसी तरह से हम जानेंगे कि कौन त्रिसंयोजी है, कौन यहाँ 5 संयोजी है। ठीक है भैया, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आपको कमेंट करना है भैया कि आपके यहां से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कितने क्वेश्चन सही हुए। ईमानदारी से बताइएगा भैया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हाँ, जानते हैं कि आपकी भी पूरी तैयारी नहीं हुई, फिर भी बताइएगा कितने क्वेश्चन बने हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।